बात बहुत पुरानी है, जब एक गांव राधनपुर में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी 16 साल की एक बेटी थी जिसका नाम नीतू था। बिरजू की पत्नी नीतू को जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। अब नीतू की परवरिश अकेले बिरजू ही कर रहा था। रजू ने अपनी बेटी नीतू को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। सारा दिन बिरजू खेतों में काम करता था और शाम को घर आकर खाना बनाता था। एक दिन की बात है, जब बिरजू अपने घर में खाना बना रहा था, तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी काकी उसके पास आई और कहने लगी, अरे बेटा बिरजू, कब तक तू ऐसे ही दिन रात काम में लगा रहेगा? अब तो तेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, तू खाना उससे बनवाया कर, इससे तुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा और तेरी बेटी को घर का काम भी आ जाएगा। काकी, मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे माँ का प्यार तो नहीं दे पाया, लेकिन ध्यान रखता हूँ कि उसे पिता का प्यार भरपूर मिले। मैं अपनी बेटी को शिक्षित और मजबूत बनाना चाहता हूँ। मेरी बेटी अब मंत्री की बेटियों के साथ पढ़ने लगी है और उसके बदले में मैंने आचार्य जी को अपना एक पूरा खेत दे दिया है। महल के सिवा गांव में भी कोई वो शिक्षित होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी बेटी से कोई घर का काम नहीं करवाता ताकि उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहे। अरे बिरजू, ये भी कोई बात हुई? शिक्षा से आज तक किसी का क्या भला हुआ है? कन्या को सही समय पर घर के काम सिखा देना चाहिए, नहीं तो कल को जब वह ससुर आल जाएगी तो तुम्हें ही कोसेगी कि पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया। इसमें अभी बहुत समय है काकी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। वह बूढ़ी काकी रोज किसी न किसी बात पर खड़ी खड़ी समझाती रहती थी, लेकिन बिरजू हमेशा प्यार से उसकी बात का जवाब देकर उसे चुप करा देता था। एक दिन की बात है, नीतू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, गांव के लोग शायद सही ही कहते हैं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए। बेटी, तू बस मन लगाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर। आचार्य जी तुझे जो पढ़ाएंगे उसमें तू किसी राजकुमारी से कम नहीं होगी। अच्छा बेटी, अब मुझे देर हो रही है, तेरा खाना मैंने बना दिया है, समय पर खा लेना, और तेरे दोस्त छोटू का खाना भी बना दिया है। इतना कहकर बिरजू खेतों में काम करने चला गया। उसने पूरा दिन खेतों में मेहनत की और फिर शाम के समय जब वह घर वापस आ रहा था, तभी अचानक रास्ते में एक सांप आ गया। बिरजू को वह दिखाई नहीं दिया और अनजाने में उसने सांप के ऊपर पैर रख दिया। सांप ने बिरजू को डंस लिया। बिरजू कुछ देर तक दर्द में तड़पता रहा और फिर वहीं उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग जब यह दृश्य देखे तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जब नीतू ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। अरे देखो भाइयों, बिरजू को सांप ने काट लिया है। अरे अरे, ये तो मर गया। भगवान, ये सब कैसे हो गया? बीवी तो इसकी पहले ही मर चुकी थी। पिताजी, अब मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं था। अब मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी? तभी 1 साल का बच्चा छोटू नीतू के पास आया। तुम अकेली नहीं हो जो बिना माता पिता के हो। मेरे माता पिता भी नहीं है, इसलिए तो मैं इधर उधर घूमता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। लेकिन आज से इस गांव में एक नहीं बल्कि 2 अनाथ होंगे। असल बात तो यह थी कि छोटू एक अनाथ बच्चा था जो गांव में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन नीतू को उससे बहुत लगाव था। वह हमेशा उसे खाना खिलाती और प्यार करती थी। नीतू ने छोटू को देखा और प्यार से कहने लगी, अब हम दोनों साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तुम मेरे। दीदी, तुम तो पहले से ही मेरा सहारा हो, मुझे रोज खाना खिलाती हो, अब तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। गांव वालों ने बिरजू का अंतिम संस्कार कर दिया।
लेकिन अब उन्हें यह चिंता होने लगी कि बिरजू की अकेली बेटी नीतू का क्या होगा। इस बात पर विचार करने के लिए गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई। इसमें सरपंच ने कहा, भाइयों, बिरजू हमारे भाई जैसा था। अब हमें नीतू को सहारा देना होगा। सहारा तो लड़कियां अपने परिवार को देती हैं, लेकिन यह तो नीतू है। यह किसी को क्या सहारा देगी, उल्टा बोझ ही बनेगी। मैं तो पहले से ही उसके पिता से कहती थी कि अपनी बेटी को घर का कामकाज सब सिखा दे, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब बस एक ही रास्ता बचा है, नीतू की शादी कर दी जाए। मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं शादी नहीं कर सकती। इससे बेहतर तो यह होगा कि मैं भी अपने पिता की चिता के साथ जलकर समाप्त हो जाऊं। नीतू ठीक कहती है। अभी वह छोटी है, इतनी जल्दी उसका विवाह कैसे हो सकता है। तो क्या तू पालेगा इसे? महंगाई इतनी है, अपने बच्चों का पेट तो भर नहीं सकता, अब चला है दूसरों के बच्चे पालने। हाँ हाँ, बता तू इसका पालन पोषण कैसे करेगा? इस गांव में अगर कोई ऐसा आदमी है जो नीतू की जिम्मेदारी उठा सके तो वह सामने आ जाए। ठीक है काकी, नीतू का विवाह करवा देना चाहिए। वैसे भी नीतू इतनी छोटी भी नहीं है, 16 साल की हो गई है। परंतु विवाह के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। तभी एक औरत बोल उठी, मेरा बेटा नीतू से शादी करेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा ब्रजेश तो हमेशा नशे में धुत रहता है। नीतू अभी 16 साल की है, जबकि तुम्हारा बेटा तो 40 साल का है। यह तो बेमेल विवाह होगा। अरे अरे, अब कोई राजकुमार से ब्याहनी थोड़ी आएगा। जो मिल रहा है वही ठीक है। विवाह के बाद ब्रजेश अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेगा और नशा करना भी छोड़ देगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं हार चुकी हूँ। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो यह है कि मैं भी अपने पिता की चिता के साथ जलकर समाप्त हो जाऊं। देख नीतू, तेरे पास अब दो ही रास्ते हैं। या तो तू इस ब्रजेश से शादी कर ले, या फिर तुझे यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे काकी की ये शर्त मंजूर है। मैं अब ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। अब तुम सब यहाँ से जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ और 2 लोग जाकर नीतू को गांव के बाहर छोड़ आओ। गांव वालों ने वैसा ही किया। तभी छोटू भागता हुआ आया। दीदी, आपके बिना मेरा यहाँ कौन है? मैं भी आपके साथ चलूंगा। बारिश कब बंद होगी? छोटू, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। नीतू छोटू को लेकर जमीन पर बैठ गई। दोनों का ये हालत ठंड से बहुत खराब थी। उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था जिससे वे अपनी ठंड रोक सकें। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। इतनी देर हो गई। छोटू, मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है। अब हम दोनों का क्या होगा? हम कहाँ जा सकते हैं? अब हम दोनों यहीं रहेंगे, इसी सड़क पर। नीतू पूरी रात छोटू को समझाने की कोशिश करती रही। रात बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन नीतू को कोई भी जगह नहीं मिली जहां वह जा सके या अपनी झोपड़ी बना सके। नीतू ने छोटू को तो सुला दिया था, मगर उसके गीले कपड़ों की वजह से छोटू ठीक से सो नहीं पा रहा था। पूरी रात बीत गई,
लेकिन नीतू ने एक पल भी आंख नहीं झपकाई। जंगल के जानवरों की आवाजें वहां और भी ज्यादा डर पैदा कर रही थीं। सुबह होते ही एक राजा अपनी सेना और फौजियों के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने नीतू और छोटू को देखा और पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? उठो और अपने घर चले जाओ। राजा की बात सुनकर नीतू का चेहरा मुरझा गया। राजा ने पूछा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? जो भी बात है हमें बताओ। हम राजा हैं, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। महाराज, मेरा नाम नीतू है और यह मेरा भाई छोटू है। गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। नीतू ने राजा को सारी बात बता दी। राजा को नीतू और छोट ऊपर बहुत दया आई और वह दोनों को लेकर अपने महल में आ गया। उसने नीतू से कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े और खाना भेजेंगे। अब से तुम महारानी की दासी बनकर रहोगी। महल में जल्द ही खुशखबरी आने वाली है और हमें महारानी के लिए एक और दासी की जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने हमें रहने की जगह दी और आश्रय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर राजा महल से चले गए। नीतू कई दिनों तक महल में ही रही। अब राजा ने नीतू को रानी के कमरों की सफाई का काम सौंप दिया था। एक दिन नीतू कमरे की सफाई कर रही थी तो रानी ने नीतू से कहा, नीतू, क्या सफाई के अलावा तुम कुछ और भी कर सकती हो? महारानी जी, मैं जानती हूँ कि यह काम मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको कहानियों की किताबें, इतिहास और धर्म की किताबें पढ़कर भी सुना सकती हूँ। क्या तुम्हें किताबें पढ़ना आता है? हाँ महारानी जी, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। अरे वाह नीतू, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार सुना है कि गांव की कोई लड़की पढ़ाकू है। क्या ये छोटू तुम्हारा सगा भाई है? हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या आपको वो मेरा सगा भाई नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो वो बहुत अपना सा लगता है। बहुत प्यारा है ना वो। मैं बहुत जल्दी उसे भी पसंद करने लगी हूँ। हाँ महारानी जी, और अब तो महल में नया राजकुमार भी आने वाला है, तो इसीलिए आपको छोटू और भी ज्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ नीतू, ये भी हो सकता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन महल में सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज आई। उसी समय दाई माँ घबराकर बाहर आई। और बोली, महाराज, महाराज, आज हम इस बच्चे को बचा नहीं पाएंगे। न जाने क्या बीमारी है। भगवान की मर्जी कि इस महल में बच्चे के रोने की आवाज तो आती है, लेकिन उसके हंसने या जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं होती। नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा मत कहो। ये हमारा दूसरा बच्चा है। इससे पहले भी हम अपना एक बच्चा खो चुके हैं। अब इसे नहीं खो सकते। महाराज, बच्चे को बचाने का एक ही रास्ता है, काली नदी का पानी। अगर आप अपने बच्चे को वह पानी पिला दें तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन पानी लेने के लिए आपको खुद जाना होगा। ध्यान रखें, इस नदी का पानी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है दाई माँ, मैं काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। दाई माँ, ये तुम क्या कह रही हो? पता है ना, काली नदी के पास हमने अपने पहले बेटे को खो दिया था। महाराज, अगर फिर वहां गए तो रो पड़ेंगे। महारानी जी, काली नदी का पानी बहुत शक्तिशाली है। उस बच्चे के लिए वह बहुत जरूरी है। अब तो महल में दूसरा राजकुमार आ चुका है। महाराज, आपके जख्म जल्दी भर जाएंगे। महारानी, हमें अपने बड़े राजकुमार की सच में बहुत याद आती है, परंतु आज काली नदी पर जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अपने बेटे को जीवनदान देने के लिए काली नदी का पानी लाना ही होगा। जब मेरी पहली संतान हुई थी, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। ऐसी भी क्या बात है मेरे बच्चों में, जिन्हें सिर्फ काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है। रानी सोच में पड़ गई।
फिर राजा अकेले ही जंगल के रास्ते काली नदी की ओर चल पड़े। जैसे ही वह नदी का पानी मटके में भरने लगे, नदी का पानी सूख गया। राजा चिल्लाए, अरे, इस नदी का पानी तो सूख गया है। अब हम अपने बेटे के लिए कोई न कोई रास्ता तो होगा जिससे नदी हमें पानी दे दे। हमें जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। राजा कुछ सोच ही पाते कि तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस घने जंगल में अकेली लड़की कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। हाँ, हमें जाकर देखना होगा। लेकिन वहां महल में हमारा बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। समझदारी इसी में है कि हम जल्दी महल लौट जाएं। अगर देर हो गई तो हमारे बेटे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये लड़की भी तो हमारी प्रजा है, उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें जाकर देखना होगा। राजा ने आवाज लगाई, कोई है? देखो, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ। हम इस इलाके के राजा हैं। हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी एक लड़की पेड़ के पीछे से बाहर आई। राजा हैरान रह गए, लेकिन यह क्या? यह तो नीतू थी। वह बोली, महाराज, मैंने आप और महारानी की सारी बातें सुन ली थीं। वो काली नदी के पानी वाली बातें। अच्छा, तो तुम छिपकर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं महाराज, नहीं। मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, हम काली नदी का पानी लेकर आएंगे। तुम अभी घर चली जाओ। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। महाराज, आप सबका इतना ख्याल रखते हैं। अगर दुनिया में सारे राजा आप जैसे होते तो सबका राज कितना खुशहाल होता। हम अपनी तारीफ महल में आकर भी सुन सकते हैं। अब तुम यहाँ से जाओ। महाराज, मेरे पास इस समय एक उपाय है, काली नदी के पानी को फिर से वापस लाने का। अच्छा, लेकिन तुम्हें वो कैसे पता? महाराज, मैंने किताब में काली नदी के पानी के बारे में पढ़ा है। महारानी बता रही थी कि तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें हमारे रास्ते से भटका दोगी। राजा नीतू को कुछ कहने ही वाले थे कि तभी काली नदी के अंदर से एक विशाल दैत्य प्रकट हो गया। राजा 2 कदम पीछे हट गए, फिर खुद को संभालते हुए बोले, ऐ काली नदी के देवता, हमें थोड़ा पानी चाहिए अपने बच्चे को बचाने के लिए। वह दैत्य जोर जोर से हंसा और फिर बोला, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। राजा ने जैसे ही अपना मटका उठाकर दैत्य की तरफ किया, तभी पीछे से नीतू ने लाल रंग की मिट्टी उस दैत्य की तरफ फेंक दी। लाल मिट्टी ने जैसे ही दैत्य को छुआ, वह तुरंत भस्म हो गया। राजा गुस्से में चिल्लाए, अरे बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया? अब हमारे बेटे को काली नदी का पानी कहाँ से मिलेगा? महाराज, मुझे पता है आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप इस किताब पर तो यकीन करेंगे ना? उस काली नदी के रहस्य नाम की किताब में यही सब लिखा है। अगर कोई काली नदी के पानी को छू ले तो उसकी संतान उसी के सामने दम तोड़ देगी। और यह किताब मेरी नहीं है, यह आपके महल की किताब है जो मैंने वहाँ से उठाई थी। इतना कहकर नीतू ने काली नदी के रहस्य नामक किताब खोलकर राजा के सामने रखी। जब आप यहाँ आने के लिए निकले तो मैंने उस किताब को उठाकर पढ़ा और तब मुझे समझ आया कि यह सब एक साजिश है। राजा यह सारी बातें सुनकर हैरान रह गए। तभी नीतू ने कहा, महाराज, काली नदी का पानी अमृत नहीं बल्कि एक शाप है। राजा ने नीतू का धन्यवाद किया और कहा, नीतू, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। अब हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। महाराज, मेरे धन्यवाद की बात मत कीजिए, पहले आप असली अपराधी को तो पकड़िए। अपराधी तो समझो पकड़ा ही गया। वही दाई माँ मेरे बड़े बेटे की हत्यारिणी है। नहीं महाराज, नहीं, वह तो सिर्फ एक मोहरा है। हमें असली हत्यारिन को ढूंढना चाहिए। नीतू और राजा महल आ गए। जब वे महल पहुंचे तो दाई माँ रानी के करीब बैठी हुई थी। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने दाई माँ को पकड़ लिया और उसे सबके सामने दरबार में पेश किया। आ गया। महारानी भी दरबार में आ चुकी थी। राजा ने भरे दरबार में कहा, दाई माँ, मैंने और महारानी ने
आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ क्या किया। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। हाँ, पता चल गया। लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। मैंने वही किया जो सही था। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना क्या सही है? और तुमने जो किया, क्या वो ठीक था? यह सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया, बोलो। तुम्हारी वजह से हमने अपना बड़ा राजकुमार खो दिया। पहले राजकुमार के जन्म पर भी तुमने हमें काली नदी का पानी लाने को कहा था। हमने तुम्हारी बात मानकर तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर जंगल में गए थे। तब हमने बच्चा तुम्हारी गोद में दिए और काली नदी का पानी लेने चले गए। तभी तुमने शोर मचा दिया कि राजकुमार को जंगली भालू उठा ले गया, और हमने तुम्हारी इस बात पर विश्वास भी कर लिया था। तुम सोच भी नहीं सकती थी कि वे 7 साल हमारे लिए और रानी के लिए कितने कठिन थे। क्या आपको लगता है महाराज कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप सुभद्रा को भूल गए? सुभद्रा का नाम सुनकर महाराज चौंक गए। दाई माँ बोली, मैंने तो बस सुभद्रा का साथ दिया है, जिसे मैंने इस महल में अपने बच्चों की तरह पाला था। मैंने उसका साथ दिया, बल्कि आपको उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने उसके साथ धोखा किया है। इतना कुछ कहकर दाई माँ महल से जाने लगी। तभी सिपाहियों ने दाई माँ को चारों तरफ सब घेर लिया। राजा ने सिपाहियों को इशारा किया और सिपाहियों ने दाई माँ का रास्ता छोड़ दिया। दाई माँ महल से निकलकर बाहर चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे गांव की तरफ चल पड़े। फिर राजा एक झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाने लगे, कोई है अंदर? उस झोपड़ी में एक पति पत्नी रहते थे। अंदर वो पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी बोली, देखो जी, सारे आज इतने सालों के बाद हमारी तरफ कौन आया है। न जाने किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों पर। कभी वो दिन भी थे जब लोग हमें देखकर सलाम किया करते थे, और आज का दिन देखो, जब आ भी जाते हैं लोग हमें ताने फेंक कर मारते हैं, हमें चोर कहकर बुलाते हैं। फिक्र मत करो, मैं जाकर देखता हूँ कौन है। और जहां तक सच्चाई की बात है, तो एक न एक दिन वह लोगों को पता चल ही जाएगी। झोपड़ी के अंदर से वह आदमी बाहर आया तो सामने राजा को खड़ा देखकर वह चौंक गया। राजा ने पूछा, जसवंत, क्या सुभद्रा अंदर है? तभी सुभद्रा भी राजा की बात सुनकर वहां आ गई। सुभद्रा ने जब राजा को देखा तो वह कहने लगी, आप यहाँ पर इतने सालों के बाद क्या लेने के लिए आए हैं? मैं तो पहले ही अपना सब कुछ आपको दे चुकी हूँ। मेरी एक बेटी है जो अभी सिर्फ 4 महीने की है, और मैं उसे पानी पिला पिलाकर पाल रही हूँ। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई 4 पैसे भी नहीं देता। 2 रोटियां फेंक कर दे देते हैं, वही सुख। ये रोटी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं। हर कोई हमें चोर कहता है, अब और क्या चाहिए आपको? सुभद्रा, तुम्हारी बेटी दूध की जगह पानी पी रही है, इसकी जिम्मेदार हम हैं। अगर उस दिन हमने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें महल से बाहर न निकाला होता, तो आज तुम इतनी मुश्किल में न होती। यह सब हमारे ही कर्मों की सजा है। सच कहूं तो समय ने हमें सजा दे दी है। हमें माफ कर दो। महल चलो, हम सबको बता देंगे कि तुम ही इस राज्य की असली वारी हो। यह सिंहासन तुम्हारे पिता का है। हम जब 9 साल के थे, अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ के साथ महल आए थे, तो तुम्हारे पिता यानी हमारे चाचा हमें बहुत प्यार से पाला, मगर हमारे दिल में उनकी राजगद्दी की लालच आ गई और हमने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद हमने पूरी प्रजा की इतनी सेवा की कि किसी को हम पर शक तक न हुआ, मगर हमारा दिल हमेशा पछतावे की आग में जलता रहा। और इसी पाप के प्रायश्चित के लिए हमने फैसला किया कि हम हमेशा अपनी प्रजा के आसपास रहेंगे और गरीब लोगों की सहायता करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तुम्हें सब कुछ वापस कर देंगे, बस तुम वापस महल चलो। अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरी जिंदगी के अब कुछ ही पल बचे हैं। मैं वापस चलकर क्या करूंगी? आपने जो किया उसकी सजा आप भुगत चुके हैं। आपके बड़े बेटे को मैंने ही दाई माँ से लेकर गांव में छोड़ दिया था। आपका बड़ा बेटा मरा नहीं था, बल्कि मेरी कहने पर ही दाई माँ ने आपसे झूठ बोला था।
मैंने आपके बेटे को 7 साल तक अनाथ की जिंदगी जीने दिया, लेकिन किस्मत ने उसे नीतू से मधु इलवा दिया और वह फिर से इस महल में ले गई। आपने जो मेरे साथ किया, मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया। तो क्या छोटू हमारा बड़ा राजकुमार है? हमारे दोनों राजकुमार जिंदा हैं। सुभद्रा, तुम महल लौट चलो। हम जानते हैं कि तुम नहीं जाना चाहती, पर तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए तुम यह सब कर सकती हो। सुभद्रा के मना करने के बावजूद राजा उसे अपने महल में ले आए और सबके सामने उन्होंने सच्चाई बताई और सुभद्रा से माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने महल को 4 हिस्सों में बांट दिया। 2 हिस्से राजकुमारों के लिए, एक सुभद्र आका और एक नीतू का। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। महल के अंदर से भी उसने हिस्सा ले लिया। उसके बाद राजा ने सारी प्रजा के सामने सुभद्रा से हाथ जोड़कर माफी मांगी और नीतू को सिर झुकाकर प्रणाम किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही नई और दिल छू जाने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। वीडियो का लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये कहानी पिटारा और भी कहानियां लाता रहेगा। धन्यवाद।